हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 8 ऑफ सीयूटी एमसीक्यू फॉर अकाउंट सीरीज। आज के इस पार्ट में हम 31 एमसीक्यू क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम नंबर 1 विद द हेडिंग या सब हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट एज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कॉलम 1 और कॉलम 2 के अंदर आपको कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स गिवन है, हमें उनको मैच करना है। सबसे पहले है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड हमारा क्या होता है? इट इज आर इन्वेंट्री। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल होती है हमारी करंट लाइबिलिटीज। देन दे आर ट्रक्स, ट्रक्स हमारे नॉन करंट एसेट हैं। और जो डिबेंचर्स है वो कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। तो अगर आप इनको मैच करेंगे, पहले का सी है, सेकेंड का बी है, थर्ड का ए है और फोर्थ का डी है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर विच सब हेड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट अपीयर्स इन द कंपनीज बैलेंस शीट। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट अक्रूड है, कमा लिया है, मिला नहीं है, तो वो बैलेंस शीट के कौन से सब हेड के अंदर आएगा? ऑप्शन हमें क्या क्या गिवन है? नॉन करंट लाइबिलिटी, अदर करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट या अदर इन्वेस्टमेंट। ये हमारा आता है अदर करंट एसेट के अंदर। इंटरेस्ट जो कि हमने कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, जिसको हम अक्रूड इंटरेस्ट भी बोलते हैं, वो हमारा अदर करंट एसेट का पार्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन और रीजन है। असर्शन पढ़ना है और रीजन पढ़ना है, और फिर क्या कमेंट करना है, क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और दूसरा क्या जो रीजन दे रखा है वो असर्शन का रीजन है या नहीं। असर्शन क्या गिवन है? इफ द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज मोर देन 12 मंथ इट विल बी ट्रीटेड एज अ फिक्स्ड एसेट। अगर आपने कोई एसेट परचेज करी है और 12 महीने से उसकी लाइफ ज्यादा है तो वो फिक्स्ड एसेट मानी जाती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड एसेट आर दोज एसेट व्हिच आर एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीयूज इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ये भी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब रीजन जो असर्शन से मैच करता है या नहीं, इस पे आपने कमेंट करना है। तो अगर हम फिक्स्ड एसेट को ट्रीट 12 महीने से ऊपर वाले एसेट को फिक्स्ड एसेट ट्रीट क्यों करते हैं, उसका रीजन ये होता है कि वो बिजनेस के अंदर रीयूज होता है और रीसेल पर्पस नहीं होता। तो इस केस में बोथ ए एंड आर करेक्ट and R is the correct explanation of A. That is option number A is the correct answer. Question number 4. Again assertion और reason है। Assertion क्या given है? Interest accrued but not due on borrowings is shown under other current liabilities. जो इंटरेस्ट हमारा बन चुका है लेकिन अब तक हमने पे नहीं किया है, वो हमारा अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर आता है। बिल्कुल सही है। All liabilities of which payment is expected to be made within 12 months from the date of balance sheet will be treated as current. ये बात भी सही है कि जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट की डेट से अगर मैं फॉरवर्ड देखता हूं और 12 महीने के अंदर पे करनी होती है तो उसको मैं बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करता हूं। तो ए और आर दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, और जो रीजन है वो असर्शन के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इसमें भी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द right answer. Question number 5. In a company's balance sheet, dash will appear under the head non-current asset. Non-current asset के अंदर आप क्या क्या दिखाएंगे? अब non-current asset के अंदर आपको पता होना चाहिए आपके फिक्स एसेट भी आती हैं, फिक्स एसेट के अंदर आपके टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? व्हीकल्स, पेटेंट, गुडविल या ऑल ऑफ द अबव। अब इसके अंदर उन्होंने एग्जांपल में ऑप्शंस के अंदर टेंजिबल एसेट भी दे रखे हैं, इंटेंजिबल एसेट भी दे रखे हैं, और दोनों ही नॉन करंट एसेट के अंदर दिखाई जाते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. डिबेंचर्स रिडीमेबल आफ्टर 10 years विल बी शोन एज डैश इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। वो डिबेंचर्स जिनकी रिडेम्पशन की डेट 10 साल के बाद है, उसको आप बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? क्योंकि 10 साल से ऊपर है, 12 महीने से ऊपर है, तो 10 साल विल बी ट्रीटेड एज नॉन करंट। तो या तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर दिखाया जाएगा या तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर दिखाया जाएगा। हमें पता है डिबेंचर्स का करेक्ट हेड क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन है। असर्शन क्या गिवन है? प्रोविजंस आर क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस लाइक फॉर एक्सपेंसेस। ये जो प्रोविजंस है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कोई एक्सपेंस है। करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत नहीं है। रीजन क्या गिवन है? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी और डिमिनिशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट और इज एन एस्टिमेटेड लॉस। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा एक्सपेंस है वो भी हमारा एक क्या है? इट इज रिप्रेजेंट्स अ लॉस। तो इसीलिए रीजन असर्शन के साथ बिल्कुल एक्यूरेट बैठता है। इस केस में भी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट इज ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हेड अनपेड डिविडेंड बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर द शेड्यूल 3। अगर कंपनी के पास कोई अनपेड डिविडेंड है तो बैलेंस शीट में उसको कहां दिखाया जाएगा? इट इज नॉट अ रिजर्व एंड सरप्लस, इट इज नॉट अ नॉन करंट लायबिलिटी। रिजर्व एंड सरप्लस क्यों नहीं है? क्योंकि क्या है, डिविडेंड है, आपने डिसाइड कर दिया है पे करना है, रिटेन नहीं है, तो रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिविडेंड आपने 12 महीने के अंदर अंदर पे करना होता है। Therefore, it is option number B. It is a current liability. It is shown under the head current liability in the balance sheet. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अगेन आपको दो कॉलम गिवन है, आपने इनके हेडिंग और सब हेडिंग को मैच करना है आपस में। सबसे पहले है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट्स अ फिक्स्ड एसेट। उसके बाद है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट हमारा क्या होता है? इट्स अदर करंट एसेट। फोरफिटेड शेयर अकाउंट, अगर ये आपने शेयर अकाउंटिंग फॉर शेयर वाला चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा होगा, तो जो आपका शेयर फॉर फीचर का जो अकाउंट होता है वो शेयर होल्डर फंड्स के अंदर दिखाया जाता है। एंड फाइनली सन्ड्री क्रेडिटर्स, दे आर द ट्रेड पेबल ऑफ द कंपनी। सो करेक्ट सीक्वेंस क्या है मैचिंग का? पहले का बी है, सेकेंड का ए है, थर्ड का डी है और फोर्थ का सी है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन असर्शन और रीजन है। असर्शन क्या गिवन है हमें? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शो फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ अ बिजनेस यूनिट। हालांकि ये स्टेटमेंट करेक्ट तो है, लेकिन इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखी जाएगी तो वो लिखी जाएगी, अगर आपको अपने 11th क्लास के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स याद है, उसके अंदर हमने एक लाइफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई बिजनेस की लाइफ को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं 12-12 महीने के पीरियड में, और हर 12 महीने के एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना के हम कंपनी की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो इसलिए रीजन और असर्शन दोनों ही ठीक है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Therefore, option number B is the correct answer. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Question number 11. Gain on sale of fixed asset by a company is shown in the statement of profit and loss account as. अगर कंपनी ने फिक्स्ड एसेट बेच के कोई गेन कमाया है तो वो कहां दिखाया जाता है? ये कंपनी का रेवेन्यू तो नहीं है, इट इज नॉट अ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रीजन नहीं, क्योंकि कंपनी का एसेट बेचना काम नहीं होता। कंपनी एसेट यूज के प्रोडक्ट्स बनाती जरूर है, लेकिन एसेट को बेच के प्रॉफिट कमाना इज नॉट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। ये खर्चा भी नहीं है क्योंकि इनकम की बात हो रही है। तो क्या बच गया हमारे पास? अदर इनकम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है। कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 को मैच करना है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या होती है? इसके सामने गिवन है अदर करंट लायबिलिटी। फिर बैंक बैलेंस क्या होता है? बैंक बैलेंस इज द करंट एसेट ऑफ द कंपनी। सेकंड का डी है। ऑथराइज कैपिटल, इट इज पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। एंड फाइनली इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो नॉन करंट एसेट बनती है। तो पहले का ए है, सेकंड का डी है, थर्ड का बी है और फोर्थ का सी है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहां पे हमारा है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट गिवन इन। बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं, शेड्यूल 3 है, लेकिन पार्ट यहां पे बच्चे भूल जाते हैं। तो याद कर लीजिए, सेक्शन 129 है कंपनीज एक्ट का, जो कि शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अंदर आपको ये फॉर्मेट बताता है बैलेंस शीट बनाने का। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारा है करेक्ट आंसर। अगर आप लोग सेक्शन भी याद करना चाहते हैं तो सेक्शन 129 है कंपनीज एक्ट का। क्वेश्चन नंबर 14। लाइफ स्टॉक कम इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। लाइफ स्टॉक जो है कंपनी के क्या है? क्या वो करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, इन्वेंट्रीज है या नॉन करंट एसेट है? अब लाइफ स्टॉक, मान लीजिए कोई डेयरी कंपनी है, डेयरी कंपनी ने बहुत काउ पे और बफेलोस पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जो लाइफ स्टॉक उन्होंने मेंटेन किया हुआ है उनको यूज करके वो एक एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वी आर यूजिंग दोस एसेट टू क्रिएट अ फाइनल प्रोडक्ट, देयरफॉर दे आर द नॉन करंट एसेट ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 15। मैच द आइटम। कॉलम नंबर 1 के अंदर आपने कॉलम नंबर 2 को मैच करना है। हेडिंग से सब हेडिंग आपको गिवन है। सबसे पहला है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होते हैं? दे आर द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद आता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, नाम से पता लग रहा है ये रिजर्व में सरप्लस के अंदर जाएगा। फिर आता है वर्किंग प्रोग्रेस मशीनरी, ये कहां जाएगा? नॉन करंट एसेट का पार्ट है। और फाइनली प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हमारा क्या है? करंट लायबिलिटी है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हुआ? पहले का डी है, सेकेंड का ए है, थर्ड का सी है और फोर्थ का बी है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। आपने डिवेंचर इशू किए और आपने लॉस हो गया, हो सकता है डिस्काउंट पे दिया हो सकता है प्रीमियम पे रिडम्पशन हो। इज शोन अंडर द हेड डैश इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। जो लॉस आप राइट ऑफ नहीं कर पाते वो आप बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं?
शेयर कैपिटल, अदर नॉन करंट एसेट, डिबेंचर अकाउंट या करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। अगर आपको याद हो, हमने पुराने एमसीक्यू के पार्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन को डील किया था कि ये एसेट साइड बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। तो दे आर शोन, अब मोर प्रिसाइसली एसेट साइड में ये दिखाए जाते हैं अदर नॉन करंट एसेट के अंदर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर। लेकिन ये कंपनी के एसेट नहीं है, क्योंकि लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस बचा होता है और ये ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डिबेंचर में रिडीम किए जाते हैं, राइट ऑफ किए जाते हैं। तो इसलिए ये हमारे बच जाते हैं हर साल के एंड में। और क्योंकि इनका पीरियड 12 महीने से ऊपर का होता है, क्योंकि रिडम्पशन का पीरियड 12 महीने से ऊपर का होता है, तो इसलिए इनको अदर नॉन करंट एसेट के अंदर शो किया जाता है, जस्ट बिकॉज दे हैव अ डेबिट बैलेंस। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी शोन अंडर हेड रिजर्व एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। इसमें से कौन सा आइटम हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाएंगे? ऑप्शन क्या क्या गिवन है? सबसे पहले है हमारे पास कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, उसके बाद है रीवैल्यूएशन रिजर्व और फिर है कैपिटल रिजर्व। सारे के सारे क्या है? हमारे रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन असर्शन और रीजन बेस्ड है। असर्शन क्या गिवन है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एन अकाउंटिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है। जो भी हम अकाउंटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे वो जर्नल की हो, लेजरिंग की हो, ट्रायल बैलेंस की हो, पोस्टिंग की हो, उसका एंड प्रोसेस क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रीजन क्या गिवन है? Financial statements are the financial result of a specific period and financial position on a particular date. That is, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में उन्होंने क्या बता रखा है कि भाई ये फाइनेंशियल रिजल्ट होते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, जो कि 12 महीने का होता है, और एक कंपनी के फाइनल पोजीशन के बारे में बताता है कि उस दिन कंपनी की पोजीशन क्या है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट इज ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। डैश इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द कंपनीज बैलेंस शीट। इनमें से बैलेंस शीट के अंदर क्या नहीं डिस्क्लोज किया जाता? रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी पे रिजर्व या जनरल रिजर्व? करेक्ट आंसर है रिजर्व कैपिटल। अब रिजर्व कैपिटल होती क्या है? जब हमने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने टाइप ऑफ कैपिटल पढ़े थे। एक होता है ऑथराइज कैपिटल, फिर एक होती है इशू कैपिटल। अब कंपनी के पास ऑथराइज कैपिटल होती है ज्यादा, और कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें से कैपिटल को इशू करती रहती है। जो कैपिटल बच जाती है उसको आप बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो अब तक कंपनी ने रिजर्व करके रखा हुआ है आने वाले पर्पस के लिए, जिसको कंपनी लेटर डेट पे इशू करेगी। तो एक तरह से ये तो वो शेयर्स हैं जो अब तक एक्टिवेट हुए ही नहीं है, तो इसीलिए ये हमारी बैलेंस शीट का पार्ट बनते ही नहीं है। इनको कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वी शो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कहां दिखाया जाता है? क्या ये फिक्स्ड टेंजिबल एसेट है, क्या ये फिक्स्ड इंटेंजिबल है, क्या ये कैपिटल वर्किंग प्रोसेस है, या ये करंट एसेट है? अब जो आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप उन सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, आप उन सॉफ्टवेयर को उठा नहीं सकते, गिरा नहीं सकते, लेकिन आप उन सॉफ्टवेयर से को यूज करके अपने बिजनेस को रन जरूर करते हो। तो वो एसेट तो है, लेकिन वो टेंजिबल नहीं है, वो इंटेंजिबल है। तो करेक्ट आंसर क्या है? दे आर फिक्स्ड एसेट एंड मोर प्रिसाइसली दे आर इंटेंजिबल एसेट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इन अ कंपनीज बैलेंस शीट? आपको करंट लायबिलिटी का एक ऑर्डर बता रखा है। करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उसके बाद आते हैं ट्रेड पेबल, उसके बाद आते हैं अदर करंट लायबिलिटीज, और फाइनली आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो करंट लायबिलिटी का अगर हम शेड्यूल 3 के हिसाब से करेक्ट ऑर्डर चेक करेंगे, तो वो ऑर्डर निकल कर आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग सबसे पहले, ट्रेड पेबल उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज एंड फाइनली शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22, स्टोर्स एंड स्पेयर्स पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स है वो कहां दिखाए जाते हैं? क्या ये लायबिलिटीज है, अदर करंट लायबिलिटीज है, इन्वेंटरीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, या फिक्स्ड टेंजिबल एसेट है? क्योंकि ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स हमारे एसेट होते हैं, सो दीज आर नॉट अदर करंट लायबिलिटीज एंड दीज आर आल्सो नॉट फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। ये होते करंट नेचर के ही हैं, सो दे बिकम अ पार्ट ऑफ इन्वेंटरीज। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। असर्शन और रीजन है। असर्शन क्या गिवन है? कि ट्रेड रिसीवेबल्स आर नॉट ऑलवेज क्लासिफाइड एज करंट एसेट। उसके बाद रीजन क्या बता रखा है? ट्रेड रिसीवेबल्स रेफर्स टू द अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब आपको असर्शन जो दे रखी है, हो सकता है वो गलत लगे, लेकिन इस चीज को समझना, रीजन करेक्ट है। असर्शन में उन्होंने क्या बता रखा है कि जो ट्रेड रिसीवेबल है हमेशा करंट एसेट में ही क्लासिफाई नहीं होता। अब पहली बात तो करंट एसेट का मतलब क्या है? जो कि आपको विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट रिकवर हो जाएंगे। अब ट्रेड रिसीवेबल हालांकि ज्यादातर विद इन 12 मंथ रिसीव हो जाते हैं, या कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रिसीव हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ट्रेड रिसीवेबल हमारे 12 महीने के आगे भी चले जाते हैं, या कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल से भी आगे चले जाते हैं।
अगर ऐसा होता है तो उनको अदर लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। सो जरूरी नहीं है कि ट्रेड रिसीवेबल हमेशा ही करंट एसेट के अंदर क्वालिफाई करेगा। सो इसीलिए बोथ असर्शन और रीजन करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। रॉ मटेरियल कम अंडर अ कंपनीज बैलेंस शीट। रॉ मटेरियल कहां दिखाया जाता है? ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको भी हम कहां दिखाते हैं? रॉ मटेरियल्स को दीज आर शोन अंडर द हेड ऑफ इन्वेंटरी। ऑप्शन नंबर डी। 25 अगेन असर्शन और रीजन है। असर्शन क्या गिवन है? लोन दैट आर रीपेबल ऑन डिमांड आर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने कहीं से लोन ले रखा है और वो लोन का कोई टर्म नहीं है, लेकिन वो ऑन डिमांड पेबल है कि जब उन्होंने डिमांड कर दिया तब आपको पे करना पड़ेगा, तो हम उसको फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्लासिफाई करते हैं। उन्होंने रीजन क्या बता रखा है? ट्रेड पेबल कम अंडर द हेड ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑफ द बैलेंस शीट। अब ये तो उन्होंने स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, और दूसरी बात ये उसका असर्शन का रीजन भी नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि ए तो करेक्ट है और आर इनकरेक्ट है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26। कॉलम नंबर 1 को आपको कॉलम नंबर 2 से मैच करना है प्रॉपर हेडिंग और सब हेडिंग से। सबसे पहले है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स होते हैं कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फर्स्ट का हो गया बी। सेकंड देयर का लूज टूल्स। लूज टूल्स कंपनी के क्या होते हैं? दीज आर द करंट एसेट ऑफ द कंपनी। तो सेकंड का है सी। थर्ड हमें दे रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कंपनी के लिए होता है अदर करंट एसेट। तो थर्ड के लिए क्या हो जाता है? डी। और गुडविल कंपनी क्या होती है? फिक्स एसेट। फोर्थ का हो गया ए। तो सीक्वेंस क्या हो जाता है? फर्स्ट का बी है, सेकंड का सी है, थर्ड का डी है एंड फोर्थ का ए है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट आर शोन इन द कंपनी बैलेंस शीट अंडर। ये होते हैं कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि ये कंपनी को 12 महीने के अंदर अंदर पे करने पड़ते हैं। इनका बहुत छोटा पीरियड होता है पे करने का। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 28। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिक असम्पशन या प्रीरिक्विजिट नोन एज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हम कुछ असम्पशंस लेके चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये चीज तो होंगी ही होंगी। उनको क्या बोला जाता है? दोज आर नोन एज पोस्टुलेट्स। आप याद कर लीजिए, थ्योरेटिकल पार्ट है। पोस्टुलेट्स एक ऐसी प्री रिक्विजिट्स है जिनको हम मान के चलते हैं कि ऐसा तो हुआ ही होगा जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। विच शेड्यूल प्रोवाइड द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। अब यहाँ पे आप शेड्यूल 6 के बारे में पढ़ रहे होंगे, बल्कि हमने शेड्यूल 3 के बारे में पढ़ा है। शेड्यूल 6 जो है एक्चुअली कंपनी के रिवाइज शेड्यूल की बात करता है, रिवाइज फॉर्मेट की बात करता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर थ्योरेटिकली है, आप याद कर लीजिए। रिवाइज शेड्यूल पार्ट 1 के अंदर आपको कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक्सप्लेन करता है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 से 31 केस स्टडी बेस है, तो एक बार केस स्टडी पढ़ लेते हैं। Wells Limited was a company manufacturing geysers. As a part of its long-term goal for expansion, the company decided to identify the opportunity in rural areas. Initial plan was rolled out for Bhiwani village in Haryana. Now, since the village did not have regular supply of electricity, the company decided to manufacture solar geysers. The core team, consisting of the regional manager, accountant, and marketing manager, was taken from the head office, and the remaining employees were selected from the village and neighborhood areas. At the time of preparation of financial statement, the accountant of the company fell sick, and the company deputed a junior accountant temporarily from the village for 2 months. The balance sheet prepared by the junior accountant showed the following item against the major head and subhead mentioned which are not as per schedule 3. अब आपको ये शेड्यूल के हिसाब से आइटम्स और मेजर हेड सब हेडिंग को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 30। अमंग द फॉलोइंग विच आर शोन इन करंट एसेट हेडिंग। इसमें से कौन कौन से आइटम करंट एसेट हेडिंग के अंदर दिखाने चाहिए? अगर आप चेक करेंगे तो सबसे पहले लूज टूल्स, चेक इन हैंड, टर्म लोन हमारा एसेट तो है ही नहीं। उसके बाद आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एसेट है लेकिन नॉन करंट है। फिर आते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल आर योर करंट एसेट्स, एंड फाइनली करंट इन्वेस्टमेंट। सो 1, 2, 5 और 6 दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इन 4 हेड्स को हमने करंट एसेट के अंदर दिखाना है। उसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज एन डैश एंड शोन अंडर डैश इन बैलेंस शीट। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, पहली बात एक इंटेंजिबल एसेट है, दूसरी बात इंटेंजिबल एसेट है तो नॉन करंट एसेट के अंदर दिखाया जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो दिस एंड्स आवर पार्ट 8 ऑफ CUET अकाउंट्स MCQ सीरीज। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको अकाउंट्स और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड और CUET के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।